Hello everyone, welcome you all to this online lecture series of Basic Electrical Engineering. Today we are going to record lecture number 83 and in the last lecture 82 जो lecture हमने किया था उसमें constructional features of DC machine के बारे में discussion हुआ था. ठीक है, तो आज का जो main topic रहेगा that topic is EMF equation of DC machine. ठीक है, so the topic name is EMF equation of DC जनरेटर. अभी मैं यहाँ डीसी जनरेटर लिख रहा हूँ, ऑल्दो जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के लिए एक ही होती है, बट फॉर नाउ चूंकि हम डीसी जनरेटर टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर. ठीक है, तो ईएमएफ इक्वेशन डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईएमएफ इक्वेशन में भी उस पर्टिकुलर टॉपिक का यूज होने वाला है, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग के अकॉर्डिंगली हमारा ईएमएफ इक्वेशन चेंज हो जाता है. तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हमें देखनी है बेसिकली. तो आर्मेचर वाइंडिंग टू टाइप्स की होती हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. फर्स्ट होता है वेव टाइप ऑफ वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, एंड सेकंड होता है लैप वाइंडिंग. दीज आर द टू टाइप ऑफ वाइंडिंग्स इन आर्मेचर. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग कैसा होता है. द फर्स्ट वन इज वेव वाइंडिंग. ठीक है, वेव वाइंडिंग का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि जो आर्मेचर कॉइल्स हैं वो दो पार्ट्स में, दो पैरेलल पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिए जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्राम बनाएं आर्मेचर वाइंडिंग का, वेव टाइप ऑफ वाइंडिंग का, तो उसमें हमारे पास टू पार्ट्स ऑफ वाइंडिंग है. वन इज here, another one is here. Both are connected in parallel, and here we have brushes. These are the brushes we have, positive brush and negative brush, right? और ये जो connections हैं, these connections are connected across the load. This is the load out, RL. ठीक है, तो दोनों जो ब्रश हैं जिसमें लेट अस से दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ब्रश, दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ ब्रश, तो जो करंट का सर्कुलेशन है दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड. तो फ्रॉम द अपर पार्ट द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम द लोअर पार्ट द करंट विल फ्लो इनटू दिस डायरेक्शन एट सम पर्टिकुलर पोलैरिटी. हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं, राइट? तो लेट अस से हमारे पास टोटल z नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं. ठीक है, ये है नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द डीसी मशीन. ठीक है, तो टोटल z नंबर ऑफ कंडक्टर्स को हमें कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि उससे दो पैरेलल पाथ्स बन जाएं और दोनों ही पैरेलल पाथ्स में इक्वल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो. दैट मींस टोटल z नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमारे पास हैं, तो यहाँ पर z/2 नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे और यहाँ पर भी टोटल z/2 नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे. If the total current flowing through the machine is IA, IA is known as armature current. So अगर total armature current IA है तो the same current will flow through both the paths. That means IA/2 current will flow from this side and IA/2 will flow from this side. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दो पैरेलल पाथ्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड हो जाते हैं और दोनों कंडक्टर्स दोनों पैरेलल पाथ से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है. So Z/2 number of conductors are connected in series here. Z/2 number of conductors are connected in series here, and both of these two series combinations are connected in parallel. ठीक है, तो यहाँ पर दो parallel paths बनाए गए हैं. That means हम क्या कह सकते हैं, number of parallel paths in case of wave winding is equals to 2. ठीक है, ये हमेशा 2 फिक्स रहेगा. There is no other कंपोनेंट, कोई भी ऐसा दूसरा कंपोनेंट नहीं है जिसके ऊपर ही डिपेंड करेगा. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ से ये पता चला कि इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग वी हैव नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल्स टू 2. ऑलवेज वी हैव 2 पैरेलल पाथ्स इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग. ठीक है, एंड जो टोटल ईएमएफ जनरेटेड होगा दैट टोटल ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ पर पैरेलल पाथ्स, क्योंकि पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ईएमएफ जनरेटेड will be equals to EMF per parallel path. ठीक है, तो this is how
we proceed with the wave winding. Now second type की जो winding है that is the lap winding. लैप वाइंडिंग का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बनाएंगे कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो बेसिकली लैप वाइंडिंग में भी कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, लेकिन द डिफरेंस इज कि यहाँ पर दो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स हैं, जबकि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स डिवाइडेड अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स must be equals to the total number of conductors divided by number of poles. जितने टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे उनको हम पोल से डिवाइड करेंगे, तो इतने नंबर ऑफ हमारे पास पैरेलल पाथ्स होंगे, राइट? Sorry, these are not the number of parallel paths. Number of parallel paths must be equals to P and total number of conductors in each parallel paths. Number of conductors in each parallel paths will be equals to Z upon P. Just like in the previous case, we had two parallel paths. So in each parallel path, we had Z by 2 number of conductors. In this case, since number of parallel paths must be equals to P, that is number of poles. So the number of conductors in each parallel path must be equal to Z upon P. Right? तो स्ट्रक्चर इसका कैसा हम बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, हमारे पास मान लेते हैं 4 पोल्स हैं, कोई एक 4 पोल की मशीन है हमारे पास, तो 4 पोल की मशीन के लिए हमारे पास 4 पैरेलल पाथ्स होंगे, वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए, ऑल मस्ट बी इन पैरेलल. So here number of conductors will be Z upon P, here also Z upon P, Z upon P and Z upon P. ठीक है? At this point we have brush, positive side and negative side. The brush will connect the external circuit, the load circuit, that is ये है हमारा लोड सर्किट RL, जो कि आपका यहाँ पर कनेक्टेड है. This is RL. So if the total current flowing through the armature is IA, so in each parallel path equal amount of current will flow and the amount of current will be determined by IA upon P, IA upon P, IA upon P and IA upon P, because in each parallel paths equal number of conductors are there, right? That is why we can easily find out the current from this particular side. So again the EMF generated will be equals to EMF per parallel path. From in this case the EMF generated must be equals to EMF per parallel path. ठीक है? And the total armature current कितना हो जाएगा? Total armature current will be equals to number of poles multiplied with the current in each parallel path, that is number of poles is P multiplied with IA upon P. P से P cancel हो गया, तो total armature current हमें मिल गया IA, right? So this is the difference in between wave and lap winding. Now the question is, where do we find the applications of these two types of machines? One is with the wave winding, one is with the lap winding. So आपने यहाँ पर वेव वाइंडिंग में देखा कि सिर्फ 2 ही पैरेलल पाथ्स हैं, राइट? और लैप वाइंडिंग में हमने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट? तो एक ऐसी मशीन कंसीडर करते हैं जो मल्टीपोलर मशीन है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा हैं, 4 हैं, 6 है, 8 हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी इन ए पेयर, तो 6, 8, 10, 12 इस तरह से नंबर ऑफ पोल्स हो सकते हैं, राइट? जिसमें हमारे पास P नंबर ऑफ पोल्स हैं और कंडक्टर टोटल Z हैं. तो एक ऐसी मशीन जो मल्टीपोलर मशीन है, उस केस में जो वेव वाइंडिंग का केस है, वेव वाइंडिंग में सिर्फ 2 ही आर्मेचर के पैरेलल पाथ्स बनेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल पाथ्स बनेंगे. तो ऐसा देखा जाता है कि वेव वाइंडिंग के केस में, जहां मल्टीपोलर मशीन की हम बात करते हैं, तो वेव वाइंडिंग के केस में हायर टर्मिनल वोल्टेज हमें मिलती है, बिकॉज देयर आर लेस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स एज कंपेयर टू द लैप वाइंडिंग. If we have higher number of poles in a machine, in this case with wave winding machine we have higher terminal voltage as compared to the lap winding, right? But in case of lap winding, higher current is obtained from this side because there are more number of parallel paths available. So multipolar machines के लिए जहां हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, वहां पर हम वेव वाइंडिंग को यूज करेंगे, और जहां पर हमें ज्यादा करंट की जरूरत है, इन केस ऑफ स्मॉल मशीन्स में, वहां पर हम लैप वाइंडिंग का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें करंट की रिक्वायरमेंट मशीन से पूरी हो सके.
सो इन केस ऑफ स्मॉल मशीन्स, अगर स्मॉल मशीन्स की बात करें तो स्मॉल मशीन्स में हमें ज्यादा करंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्मॉल मशीन्स यूजुअली कम लोड के लिए यूज में की जाती है। तो स्मॉल मशीन्स में हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो वोल्टेज होता है, करंट ज्यादा हमें नहीं चाहिए होता। तो इन दैट केस वी यूज वेव वाइंडिंग मशीन, एक ऐसा डीसी मशीन जहां पर वेव वाइंडिंग कनेक्टेड हो। वहीं अगर हम लार्ज रेटिंग मशीन्स की बात करें तो लार्ज रेटिंग मशीन्स में करंट का रिक्वायरमेंट इज मस्ट, बिकॉज लार्ज मशीन्स को यूजुअली हम वहां यूज करेंगे जहां पर ज्यादा लोड हमें बियर कराना है मशीन के हेल्प से। तो इन दैट केस वी यूज लैप वाइंडिंग। ठीक है, तो स्मॉल मशीन्स में वहां पर हमें वोल्टेज की ज्यादा जरूरत है तो वी यूज द वेव वाइंडिंग। इन केस ऑफ लार्ज मशीन्स वी must have the current capacity of the machine, so in that case we use the lap winding machine. ठीक है, so this is the basic difference in between lap and wave winding and the applications. Where do we find the applications of these machines? Now proceeding with the EMF equation. EMF equation की बात करते हैं। EMF equation को डिराइव करने से पहले हमारे कुछ assumptions यहाँ पर होंगे, तो वो अब assumptions हम ले रहे हैं। Let we have phi. Phi is known as flux, magnetic flux per pole, magnetic flux per pole in Weber. Unit will be Weber, and this magnetic flux is per pole. हर एक pole का flux यहाँ पर लिया गया है। Z is called the total number of conductors. Total number of conductors को हम Z से represent करते हैं। P is number of poles in a machine. Capital A is number of parallel paths. अभी जिसकी हम बात कर रहे थे in case of lap and wave winding, number of parallel paths. A is equals to 2 in case of wave winding, and A is equals to P in case of lap winding. इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अक्सर न्यूमेरिकल्स में हमें काम में आता है। नेक्स्ट इज वी विल टेक कैपिटल N फॉर स्पीड इन RPM. RPM stands for revolution per minute या rotation per minute. हर मिनट में मशीन कितने रिवोल्यूशन लेगी उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा कैपिटल N इज यूज्ड फॉर RPM और स्मॉल n होता है एक, स्मॉल n को हम RPS के लिए यूज करते हैं। RPS मींस रोटेशन पर सेकंड, राइट? एंड कैपिटल EG इज EMF ऑफ जनरेटर। ठीक है, EMF ऑफ जनरेटर दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू EMF पर पैरेलल पाथ, जो कि दोनों टाइप की वाइंडिंग के लिए एप्लीकेबल है। वेव वाइंडिंग के लिए EMF पर पैरेलल पाथ यानी कि EMF by 2 हो जाता है, और यहाँ पर लैप वाइंडिंग में A इज इक्वल्स टू P हो जाता है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे असम्पशंस हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है EMF इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। नाउ लेट अस टेक द मैग्नेटिक फ्लक्स कट by one conductor in one revolution. एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में एक कंडक्टर कितना फ्लक्स को कट करेगा? That must be equals to d phi is equals to P into phi Webers. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास P है और टोटल फ्लक्स हमारे पास फ्लक्स पर पोल phi है। तो टोटल जो फ्लक्स कट करेगा एक कंडक्टर एक रिवॉल्यूशन करने में, दैट विल बी इक्वल्स टू P into phi. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर किसी मशीन में P नंबर ऑफ पोल्स हैं तो एक कंडक्टर पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में P टाइम्स फ्लक्स को कट करने वाला है, राइट? क्योंकि हर एक पोल का एक अलग फ्लक्स होता है तो उसको P टाइम्स से कट करेगा। दैट इज व्हाई द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू P into phi. Now the time taken to complete one revolution, time taken to complete one revolution is dt is equals to 60 upon n seconds. ठीक है, एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में उसको कितना समय मिलेगा? 60 डिवाइडेड बाय n, बिकॉज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड पर सेकेंड विल बी इक्वल्स टू n upon 60। अगर यहाँ पर देखें कि
1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हुए, क्योंकि n है हमारा रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो हमेशा हमारा रोटेशन पर सेकंड हो जाएगा। तो 1 सेकंड में n/60 रोटेशन हमारे हो रहे हैं पर सेकंड, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में हमारा जो समय जा रहा है दैट इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय n। नाउ द EMF जनरेटेड इज इक्वल्स टू होता है EMF generated per conductor, because we are talking about per conductor here. So EMF generated per conductor will be equals to d phi upon dt, where we have d phi as p into phi, upon dt we have 60 divided by n. So it will give you p phi n upon 60 volts. तो इतना EMF हमें मिलता है हर एक कंडक्टर में। Now total EMF generated that is EG must be equals to होता है EMF per parallel path, ठीक है, EMF per parallel path. So EMF per parallel path कैसे निकालेंगे, EMF per parallel path will be equals to EMF per conductor multiplied with the number of conductor connected in series per parallel path, number of conductors in series per parallel path, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पर कंडक्टर का EMF कैलकुलेट कर लिया है और उसके बाद हमने EMF पर कंडक्टर को उतने नंबर ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हर पैरेलल पाथ में हैं, क्योंकि टोटल EMF जनरेटेड होता है EMF पर पैरेलल पाथ। सो इट विल बी इक्वल्स टू P phi n upon 60 multiplied with number of conductor in series per parallel path. So total number of conductors are Z divided by number of parallel path होते हैं हमारे पास A, राइट। तो A की वैल्यू कितनी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वाइंडिंग, कि किस टाइप की हमारे पास वाइंडिंग है। सो फॉर नाउ दिस EMF जनरेटेड विल बिकम इक्वल्स टू P phi n upon 60 multiplied with ZA, और वी कैन से EG is equals to P phi nz upon 60A volts, right? This is the formula for generated EMF in case of DC generator. Here we have A is equals to 2 for wave winding and A is equals to P for lap winding, ठीक है। ये रिलेशंस को हम ध्यान रखेंगे कि किस टाइप की वाइंडिंग हमें यहाँ पर दी जा रही है, राइट। तो सेम जो EMF है, जो जनरेटेड EMF है, इसी जनरेटेड EMF को इन केस ऑफ मोटर में, इन DC मोटर, अगर हम DC मोटर की बात करें तो दिस EMF इज कॉल्ड काउंटर EMF और बैक EMF। सेम इसी EMF का नाम हो जाता है काउंटर EMF और बैक EMF, एंड रिप्रेजेंटेड बाय EB। सो EB विल बी इक्वल्स टू P phi nz अपॉन 60A वोल्ट्स। सेम फॉर्मूला वहां पर भी एप्लीकेबल है, राइट। तो यहाँ पर डीसी मशीन का जो EMF इक्वेशन हमने निकाला है, उस इक्वेशन में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं Z, दीज आर कांस्टेंट्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं, दीज आर आल्सो कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर, ये भी कांस्टेंट है। ये तीनों पैरामीटर एक मशीन के लिए कांस्टेंट होते हैं, राइट। तो अगर इन तीनों पैरामीटर को कांस्टेंट पुट करें और 60 इज अ नंबर व्हिच इज इटसेल्फ ए कांस्टेंट, सो आपको दिखता है कि जो EMF है EB और EG दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस के हो जाता है, phi एंड n के, यानी कि फ्लक्स और n के। तो आपका जो EMF है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स एंड द स्पीड, राइट। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाता है कि जो डीसी मशीन का EMF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड द स्पीड। और यहाँ से आप ऑल्टरनेटिवली एक दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू E अपॉन phi, यानी कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। ये जो रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस हमें अक्सर काम में आते हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं, तो इन दैट टाइम वी यूजुअली यूज दिस टाइप ऑफ रिलेशन। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द EMF इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। So here the question, a 6-pole lap wound DC generator has 600 conductors on its armature. The flux per pole is 0.02 Weber. Calculate number 1,
the speed at which the generator must be run to generate 300 volts. Number 2, what would be the speed if the generator were wave wound, right? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले पार्ट के लिए हमें लैप वाउंड यूज करना है, दूसरे पार्ट के लिए हमें वेव वाउंड यूज करना है, और दोनों ही केस में हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। 6 पोल, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स इज गिवन एज 6, राइट। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर 600, तो Z इज इक्वल्स टू 600। फ्लक्स पर पोल इज 0.02 वेबर, तो फ्लक्स पर पोल इज 0.02 वेबर। ऑल्सो फर्स्ट पार्ट के लिए आप लैप वाउंड यूज करेंगे। लैप वाउंड में A इज इक्वल्स टू P होता है, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स होगा। ऑल्सो इन द फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है वोल्टेज, तो वोल्टेज दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज द जनरेटेड वोल्टेज Eg इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट्स। ये आपको सब चीजें दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए या सेकंड पार्ट के लिए, दोनों के लिए आपको n कैलकुलेट करना है। So for this question we have the relation of generated EMF. So we know that generated EMF Eg is equals to होता है P phi NZ upon 60A volts. From this relation we can substitute all the values to find out the relation of N. So from here N must be equals to Eg multiplied with 60A divided by P phi and Z. इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। वी हैव जनरेटेड EMF 300 into 60 into A है हमारे पास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स के, यानी कि 6 के बराबर है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स इज 6, phi इज इक्वल्स टू 0.02 मल्टीप्लाइड विद Z वी हैव 600। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 1500 RPM। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फॉर द सेकेंड पार्ट हमसे कहा है कि अगर वेव बाउंड हो तो क्या होगा, कितना वैल्यू होगा। तो वेव बाउंड के लिए A का वैल्यू हो जाएगा 2। अगेन वी विल पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। वी हैव अगेन 300 into 60 into this time A will be 2 divided by number of poles is 6, 0.02 into 600, right? So after calculating this we will get the value 500 RPM। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो बेस था ईएमएफ इक्वेशन के, जिसमें वेव बाउंड और लैप बाउंड दोनों से ही हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन जिसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द चेंज इन ईएमएफ इंड्यूस्ड इफ द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। दैट मींस हमसे क्या चीजें कही जा रही हैं कि ईएमएफ में कितना चेंज हुआ। हमारे पास दो ईएमएफ हैं, एक है E1 एक है E2, राइट। E1 और E2 के रेस्पेक्ट में क्या चीजें कही जा रही हैं कि अगर फ्लक्स 20% रिड्यूस हो गया हो, दैट मींस कि अगर यहाँ पर फ्लक्स phi1 है तो यहाँ पर 20% रिड्यूस हो गए 0.8 ऑफ phi1 हो जाएगा, and speed is increased by 20%. Let us say here speed is n1, तो here speed will become 1.2 of n1। तो ये तीन रिलेशंस आपके सामने हैं। आपको पता है जनरेटेड EMF E is equals to होता है P phi NZ upon 60A, and from this relation we obtain E is proportional to phi into N, right? So from this relation what we can write here, we can write here E1 upon E2 is equals to phi1 upon phi2 into N1 upon N2। What we have to find out, we have to find out E2। so E2 will become equals to हो जाएगा E1 into phi2 into N2 divided by phi1 into N1। वैल्यूज को पुट करेंगे, E1 into phi2, phi2 का वैल्यू हमारे पास है, दिस इज phi2 and this is N2। तो phi2 है 0.8 of phi1 multiplied with 1.2 of N1 divided by phi1 into N1। तो phi1 से phi1, N1 से N1 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, हमें मिला 0.96 of E1। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट इज द चेंज इन EMF। तो पहले अगर EMF E1 था तो अब EMF हो गया 0.96 ऑफ E1। तो परसेंटेज चेंज इन EMF इज इक्वल्स टू E1 minus E2 upon E1 into 100, that is E1 minus 0.96 of E1 upon E1 into 100, that will give you 4% decrease। क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो इट विल
बी डिक्रीजिंग, पहले E1 था अब 0.96 E1 हो गया तो नेचुरली डिक्रीज हो रहा है एंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इज इक्वल्स टू 4%. Here we have the next question. The armature of 6 pole, we have number of poles as 6, 600 rpm, that is speed is 600 rpm, lap wound, ठीक है, lap wound है तो this has to be taken care of. lap wound में A is equals to होता है P, ये रिलेशन हमें पता है. Generator has 90 slots if each coil has 4 turns. यहाँ पर 90 slots हैं और 90 slots के बाद हमें कहा है कि हर coil में 4 number of turns हैं, right? तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर given है. तो how will you calculate the total number of conductors? हमें 90 स्लॉट्स दिए गए हैं तो 90 स्लॉट्स में 90 कॉइल्स होंगी, क्योंकि हर स्लॉट में एक कॉइल होता है तो 90 स्लॉट्स को फिल करने के लिए 90 कॉइल्स की जरूरत पड़ेगी और हर एक कॉइल में 2 कंडक्टर्स होते हैं, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल multiplied with number of conductors in each coil. ठीक है, यहां से हमें मिलेगा नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल्स टू 90 बिकॉज 90 स्लॉट्स दिए हैं. नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल हमें दे रखा है 4 मल्टीप्लाइड विद हर एक कॉइल को हमें 2 कंडक्टर की जरूरत है, तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी टोटल कंडक्टर्स की दैट इज 720, राइट? तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में जो जो डिफिकल्ट पार्ट था दैट वाज दिस वन, जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करना था हमें. बाकी क्वेश्चन बिल्कुल यूजुअल है. हमें ईएमएफ भी दे रखा है, ईजी हमें दे रखा है 288 वोल्ट्स. क्या निकालना है? हमें फाई को निकालना है, फ्लक्स पर पोल को कैलकुलेट करना है. तो वी हैव फॉर्मूला ईजी इज इक्वल्स टू पी फाई एनजेड अपॉन 60A वोल्ट्स. ये हमारे पास फॉर्मूला है जनरेटेड ईएमएफ को कैलकुलेट करने का. हमें इस रिलेशन से फाई निकालना है, तो फ्रॉम हियर वी गेट फाई इज इक्वल्स टू ईजी मल्टीप्लाइड विद 60A डिवाइडेड बाय पी एन जेड. तो वैल्यू को पुट करेंगे, इट इज 288 मल्टीप्लाइड विद 60 इनटू A इज इक्वल्स टू P के बराबर है तो A की वैल्यू 6 है डिवाइडेड बाय 6 इनटू स्पीड है 600 मल्टीप्लाइड विद टोटल कंडक्टर है 720. इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज 0.4 वेबर. दिस इज द आंसर. सो इसी तरह के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस जो ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर बनते हैं वो इसी तरह के होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है और साथ ही साथ जो ईएमएफ इक्वेशन का रिलेशन है उसको हमें केयरफुली ध्यान में रखते हुए सारे सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं. यूजुअली बीटेक के जो एग्जाम्स होंगे उस एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन बनता है इसका ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन का वो सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बट किसी दूसरे सवाल के साथ कंबाइन करके पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में इतना बड़ा नहीं होता कि इसके क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो ज्यादा हों. तो जैसे कंस्ट्रक्शन के साथ आपको एक न्यूमेरिकल ऐड करके दे दिया जाए या वर्किंग प्रिंसिपल के साथ ये ऐड करके दे दिया जाए, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन का बनता है एग्जाम में, राइट? सो इसको आप ध्यान से देखिएगा. डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन हमने यहाँ पर कवर किया है और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल के पार्ट हैं ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर जो बेस्ड होते हैं वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं. तो फ्रॉम दिस वीडियो यू आर taking two relations. One is EMF equation relation, that is E is equals to P phi NZ upon 60A, and also इसी relation से हमने एक दूसरा relation यहाँ से obtain किया, that is E is proportional to phi into N. So these relations are very useful. तो हमेशा इनको आगे के लिए भी ध्यान रखना है, right? So practice करिएगा numericals की और derivations को ध्यान से करिएगा, and we'll come back again with the next video जो DC generator के various parts से related होगा, right? So thank you so much for watching this video. Thank you.